मेरे कपड़े मेरे विभिन्न व्यक्तियों को एक साथ बांधे रखते हैं और मनोवैज्ञानिक घटनाओं के इन सभी अन्यथा असंगत समुच्चय को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाते हैं। अब हमने कुछ व्यक्तिगत इशारों की जांच कर ली है। हम दृष्टिकोण और उनके इशारा समूहों पर विचार करेंगे। हमने जहां भी संभव हो दृष्टिकोण को विपरीत जोड़ियों, खुलेपन और रक्षात्मकता, मूल्यांकन और संदेह आदि में व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। एक समूह बनाने वाले सभी इशारों को देखना शायद ही संभव है। हालांकि बस कुछ अवलोकन आपको ये अंदाजा दे सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति का इस समय क्या रवैया है। विपरीत दृष्टिकोणों को देखकर आप किसी भी भावनात्मक मूवमेंट और उसकी दिशा की सराहना भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए खुलेपन से रक्षात्मकता में बदलना। इसके अलावा क्योंकि कई अतिव्यापी व्यवहार संबंधी स्थितियां हैं, इसलिए हमने उन्हें समूहीकृत किया है ताकि हर दूसरा रवैया उनकी समानताएं और अंतर दिखाने के लिए पिछली जोड़ी के समान हो, जैसे कि रक्षात्मकता और संदेह, तत्परता और सहयोग, और आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण। बहुत कम अपवादों को छोड़कर लोग अशाब्दिक रूप से अपनी आंतरिक भावनाओं को काफी खुले तौर पर कम्युनिकेट करते हैं। यदि उनके मौखिक बयान इशारों के माध्यम से प्रकट भावनाओं और दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, तो वे संभवतः सच कह रहे हैं। मौखिक और अशाब्दिक संचार के बीच एकरूपता और व्यक्तिगत इशारों और हाव भाव समूहों के बीच एक रूपता की तलाश करें। ऐसा करने की क्षमता आपको अपने व्यवसाय और सामाजिक संपर्कों के रोजमर्रा के निर्णयों में बहुत अच्छी तरह से मदद करेगी। खुलापन। युवक जिसका कोई बुरा इरादा नहीं है मानता है कि उसका कोई इरादा नहीं है और इसलिए खुलेपन और स्पष्टवादिता के साथ कार्य करता है। लेकिन उसके पिता धोखाधड़ी की चोटें झेलने के बाद संदेह करने के लिए प्रेरित होते हैं और अक्सर ऐसा करने के लिए आकर्षित होते हैं। एक बार जब लोग इशारों को ध्यान से देखकर अवचेतन मन को पढ़ने का प्रयास करने के विचार से अवगत हो जाते हैं, तो उनके द्वारा पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। मैं कैसे बता सकता हूं कि कोई झूठ बोल रहा है? टीवी कार्यक्रम टू टेल द ट्रूथ, सच बोलने वालों को झूठ बोलने वालों से अलग करने के लिए इशारों के बारे में आपकी जागरूकता को लागू करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में काम कर सकता है। कार्यक्रम 3 लोगों के समूह को प्रस्तुत करता है जिनसे एक पैनल द्वारा पूछताछ की जाती है। उनमें से 2 झूठ बोलने और अपनी असली पहचान छुपाने का प्रयास करेंगे। एक सच कहता है। उनके रुख, चेहरे के भाव और शरीर के अन्य हाव भावों का निरीक्षण करना और वे जो कहते हैं उसके साथ इनका मिलान करना उन लोगों को चुनने की आपकी क्षमता को मजबूत कर सकता है जो टाल मटोल करते हैं। जालसाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वे इशारे और इशारा समूह जो गोपनीयता, रक्षात्मकता या छिपाव का संकेत देते हैं, उन पर बाद के अनुभागों में चर्चा की गई है। इन्हें खुलेपन के इशारों से अलग करने से आपको असत्य व्यक्ति को पहचानने में मदद मिलेगी। खुले हाथ ईमानदारी का संकेत देते हैं। ऐसे कई इशारे हैं जो खुलेपन समूहों का हिस्सा हैं। इनमें से हैं खुले हाथ, एक भाव जिसे हम में से अधिकांश लोग आसानी से ईमानदारी और खुलेपन के साथ जोड़ते हैं, वो है खुले हाथ। इटालियंस खुले हाथ के इशारों का खुलकर उपयोग करते हैं। जब वे अत्यधिक निराश हो जाते हैं तो वे अपने खुले हाथ अपनी छाती पर रखते हैं और इशारा करते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। कंधे उचकाने की मुद्रा के साथ खुले हाथ हथेलियां ऊपर की ओर भी होती हैं। अभिनेता इस भाव का उपयोग कई
अभिव्यंजक तरीकों से करते हैं, न केवल भावना दिखाने के लिए बल्कि अभिनेता के बोलने से पहले ही चरित्र की खुली प्रकृति को इंगित करने के लिए भी। बच्चों को देखें जब उन्हें अपनी उपलब्धि पर गर्व हो, खुले आम हाथ दिखाते हैं, लेकिन जब वे किसी स्थिति के बारे में दोषी या संदिग्ध महसूस करते हैं तो वे अपने हाथ या तो अपनी जेब में या अपनी पीठ के पीछे छिपा लेते हैं। कोट खोलना। जो पुरुष आपके प्रति खुले या मैत्रीपूर्ण हैं वे अक्सर अपनी उपस्थिति में अपने कोट के बटन खोलते हैं या यहां तक कि उन्हें उतार भी देते हैं। डेविड फ्रॉस्ट अपने टीवी इंटरव्यू कार्यक्रम में अतिथि का अभिवादन करते समय नियमित रूप से अपने कोट के बटन खोलते हैं। जमैका में हमारे सेमिनार में बताया गया, यहाँ एक व्यावसायिक सम्मेलन में जब लोग अपने कोट उतारना शुरू करते हैं तो आप जानते हैं कि वे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि किसी प्रकार का समझौता संभव है। गर्मी की परवाह किए बिना एक व्यापारी तब अपना कोट नहीं उतारेगा जब उसे लगे कि कोई समझौता या समझौता निकट नहीं है। अन्य दृष्टिकोणों की तरह खुलापन दूसरों में समान भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। चार्ल्स डार्विन ने इस बातचीत पर ध्यान दिया जब उन्होंने लिखा कि उन्होंने अक्सर जानवरों को विनम्रता, खुलेपन का एक रूप संचार करते हुए देखा है जब वे अपनी पीठ के बल लेटते हैं और अपने विरोधियों के सामने अपने कोमल निचले हिस्से और गले को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों में सबसे शत्रुतापूर्ण जानवर भी पराजित व्यक्ति का फायदा नहीं उठाता। एक हालिया खेल में डॉक्टर लियोन स्मिथ, एक तुलनात्मक मनोवैज्ञानिक जो जानवरों की सीखने और कम्युनिकेट प्रक्रिया में विशेषज्ञ हैं, ने यह भी कहा कि पीठ के बल लेटना और गले को उजागर करना भेड़ियों और अन्य कुत्तों के बीच समर्पण का रवैया और संकेत है। डॉक्टर स्मिथ ने एक जंगली नर भेड़िए के साथ इसका परीक्षण किया। जब जानवर धमकी भरे ढंग से गुर्राया तो स्मिथ लेट गया और अपना गला खुला कर दिया। भेड़िए ने सामान्य कुत्ते के दुलार में मेरे गले को अपने दांतों से छुआ। मुझे काटा तो नहीं गया था, लेकिन मैं लगभग मरने से डर गया था, उन्होंने कहा। वीडियो टेप रिकॉर्ड किए गए टकरावों का विश्लेषण करने में हमने उन लोगों की तुलना में जिनके कोट के बटन खुले हुए थे उन पुरुषों के बीच सहमति की अधिक आवृत्ति देखी है जिनके कोट के बटन खुले हुए थे। कई पुरुष जो रक्षात्मक मुद्रा में अपने हाथ अपनी छाती पर मोड़े हुए हैं, उनके जैकेट में भी बटन लगे होंगे। कोई व्यक्ति जिसने अभी अभी अपना मन अनुकूल रूप से बदला है, वो अपनी बाहें फैला सकता है और सहज रूप से अपने कोट के बटन खोल सकता है। उसे उसी स्थिति में रखें और आपके पारस्परिक उद्देश्य संभवतः अधिक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अनगिनत बार जब बातचीत अच्छी चल रही थी तो हमने एक साथ आने का संकेत समूह रिकॉर्ड किया है। बैठे हुए व्यक्ति अपने कोट के बटन खोलते हैं, अपने पैरों को खोलते हैं और कुर्सी के किनारे की ओर डेस्क या टेबल के करीब जाते हैं, जो उन्हें उनके प्रतिद्वंदी से अलग करता है। ये इशारा समूह ज्यादातर मामलों में मौखिक भाषा के साथ होता है, जो संभावित समझौते, समाधान या आम तौर पर दोनों की जरूरतों के लिए मिलकर काम करने की सकारात्मक अभिव्यक्ति का संचार करता है। अपने पति के परिवार द्वारा की गई एक पार्टी में एक नवविवाहिता ने नोट किया कि परिवार को गैर परिवार के सदस्यों से अलग करना उसके लिए कितना मुश्किल था। उनसे कहा गया कि वे अशाब्दिक संचार को देखने का प्रयास करें। फिर उसे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मित्र या परिवार के सदस्य के रूप में पहचानने के लिए कहा गया। 10 कोशिशों में उसने 8 बार सही चयन किया, केवल ये ध्यान देकर कि किन लोगों का कोट खुला था। जिन 2 व्यक्तियों के बारे में उसने गलत अनुमान लगाया था, वे एक पुराने दोस्त थे जो 20 सालों से अधिक समय से पारिवारिक समारोह में भाग ले रहे थे, और परिवार का एक सदस्य जो ऐसे समारोह में
बहुत कम ही जाता था और आमतौर पर अकेला था। बचाव, न केवल बचाव का बल्कि अवज्ञा का रवैया। खुलेपन का संकेत देने वाले इशारों के विपरीत वे इशारे हैं जो किसी खतरे वाले हमले से शरीर या भावनाओं की रक्षा करते हैं। यदि खुलेपन को गलत तरीके से संभाला जाता है तो ये आसानी से रक्षात्मक बन सकता है। हथियार छाती पर क्रॉस किए हुए। कोई भी बेसबॉल प्रशंसक जानता है कि जब अंपायर को निर्णय लेना होता है तो उससे क्या अपेक्षा की जानी चाहिए। मैनेजर मैदान पर अंपायर की ओर दौड़ता है, हाथ हिलाता है या हाथ उसकी पिछली जेबों में गहराई से डालता है, जो शायद मुट्ठों में बन जाता है, और अंपायर मैनेजर को देखकर रक्षात्मक मुद्रा में अपनी बाहों को क्रॉस कर लेता है। जब तक प्रबंधक उसके पास पहुंचता है, अंपायर ने स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है कि वो अपने फैसले का बचाव करने के लिए तैयार है, और प्रबंधक का तर्क है कि कोई फायदा नहीं हुआ। अपने रक्षात्मक हाव भाव क्लस्टर के हिस्से के रूप में अंपायर मैनेजर की ओर पीट करके संकेत दे सकता है, आपने बहुत अधिक बहस की है। क्रॉस आर्म पोजीशन। क्रॉस आर्म पोजीशन रोजमर्रा की जिंदगी में एक सामान्य घटना है और डार्विन के अनुसार रक्षात्मकता का संचार करने के लिए दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षक इसका उपयोग करते हैं, खासकर जब अपने साथियों के समूह में, और डॉक्टर इसका उपयोग तब करते हैं जब अन्य डॉक्टर्स की संगति में होते हैं। बहुत छोटे बच्चे अपने माता पिता के निर्देशों की अवहेलना करते समय अपनी बाहें क्रॉस कर लेंगे, और बहुत बूढ़े जब वे सुनने के अपने अधिकार का बचाव कर रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी प्रत्याशित हमले या किसी निश्चित स्थिति के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक गार्ड के रूप में कार्य करता है, जहां से व्यक्ति हिलना नहीं चाहता है। हमारे द्वारा रिसर्च किए गए सभी संकेतकों में ये इशारा समझने में सबसे आसान है और कभी कभी गैर मौखिक संकेतक के रूप में सबसे कम पहचाना जाता है। ये एक ऐसा इशारा भी होता है जो दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है। 4 या अधिक व्यक्तियों के समूह में आप रक्षात्मक स्थिति में अपनी बाहों को क्रॉस करके पूरे समूह को प्रभावित कर सकते हैं। इस भाव को न केवल सुनते समय बल्कि बोलते समय भी बनाए रखें और ध्यान दें कि समूह के अन्य सदस्य कितनी जल्दी आपकी बात का अनुसरण करते हैं। एक बार जब आप में से 2 लोग इस निश्चित पद को ग्रहण कर लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं तो अन्य सदस्य भी प्रभावित होते हैं। आपके लिए समूह को उप समूहों में विभाजित करना या व्यक्तियों को ऐसे पदों पर बैठाना बहुत आसान होगा जिन्हें खुला संचार प्राप्त करने के लिए उलटना मुश्किल हो। बातचीत की हमारी वीडियो टेप रिकॉर्डिंग में क्रॉस हथियारों का इशारा काफी आम है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि जब उनका विरोधी अपनी बाहों को पार करता है तो वो संकेत दे रहा है कि वो रक्षात्मक हो गया है। वीडियो टेप देखने पर ही प्रतिभागी को अपनी गलती का एहसास होता है। विरोधी से जुड़कर उसकी भावनाओं को उजागर करने और ये पता लगाने के बजाय कि उसकी जरूरतें क्या हैं, प्रशिक्षु ने उसी प्रवचन को जारी रखा है, जिसके कारण विरोधी पहले स्थान पर रक्षात्मक हो गया। लोग अक्सर बहुत प्रभावी ढंग से बंद कर देते हैं और उस व्यक्ति को बंद करना जारी रखते हैं जिसे वे चालू करना चाहते हैं। जब हम अपने विरोधी को हाथ पर हाथ धरे बैठे देखकर हम उस व्यक्ति से जो कुछ भी कर रहे हैं या कह रहे हैं उस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। वो दृढ़तापूर्वक बता रहा है कि वो बातचीत से हट गया है। बहुत बार वीडियो रिकॉर्ड की गई वार्ताओं के विफल होने पर पोस्टमार्टम से पता चलता है कि एक मांग, अनुरोध या प्रस्ताव एक समय या इस तरह से किया गया था कि दूसरा व्यक्ति रक्षात्मक हो जाए। इस बिंदु से रियायतें, समझौते या सहयोग के अन्य रूप अधिक कठिन हो जाते हैं। असहमति
असुविधा या असंतोष के शुरुआती संकेतों को पहचानने में विफलता आमतौर पर अधिक जटिल स्थिति को जन्म देगी, जिसमें किसी भी मुद्दे पर सहमति लगभग दर्दनाक साबित होगी। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको आश्चर्य हो रहा है कि क्या व्यक्ति रक्षात्मक है या आराम की स्थिति ले रहा है, जैसा कि कुछ लोग तर्क देते हैं, हाथों पर ध्यान दें। क्या वे शिथिल हैं या मुट्ठी की तरह हैं? क्या उंगलियां बाइसेप के चारों ओर इस हद तक लिपटी हुई है कि पोर सफेद हो जाए? ऐसी सुरक्षात्मक मुद्रा उस विरल और घबराए हुए हवाई यात्रा की तरह है जो टेक ऑफ के दौरान अपनी सीट के आर्मरेस्ट को पकड़ लेता है। उसके हाथ तनावग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि महिलाओं के ऊपरी धड़ की संरचना पुरुषों से भिन्न होती है, इसलिए वे अपनी बाहों को शरीर के काफी नीचे मोड़ती हैं। युवावस्था में प्रवेश करने वाली लड़कियां अपनी बड़ी बहनों की तुलना में कहीं अधिक बार इस सुरक्षात्मक स्थिति को अपनाती हैं। कुर्सी के हाथ के ऊपर एक पैर रखकर बैठना। सबसे पहले हमने ये मान लिया है कि ये एक आरामदायक स्थिति है जहां से एक व्यक्ति अपने खुलेपन से एक निश्चित मात्रा में सहयोगात्मक भावना का संचार करता है। हालांकि हमें जल्द ही पता चला कि आरामदायक स्थिति के बावजूद व्यक्ति, भले ही कभी कभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो, सहयोगात्मक नहीं है। इसके बजाय वो आम तौर पर दूसरे व्यक्ति की भावनाओं या जरूरतों के प्रति उदासीन या शत्रुतापूर्ण होता है। हमने हेनरी सीडेंस की पुस्तक रिटोरिकल जेस्चर्स में भी इस तरह की शारीरिक स्थिति का खुलासा किया है, जिसमें सीडेंस ने 1832 के एक अंग्रेजी देश के सज्जन को इसी स्थिति में बैठे हुए उदासीन बताया है। एयरलाइन परिचायकों ने बताया है कि जो पुरुष यात्री इस स्थिति को लेते हैं उनके साथ जुड़ना अक्सर मुश्किल होता है। कई बायर सेलर रिश्तों में अपने ऑफिस में खरीदार अपने घरेलू मैदान पर मुठभेड़ में गैर मौखिक रूप से अपने प्रभुत्व या क्षेत्रीय अधिकारों की घोषणा करने के लिए इस स्थिति को अपनाएगा, और कई बॉस इसे अपने कर्मचारी के कार्यालय में श्रेष्ठता दिखाने के लिए मानेंगे। कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना एक और दबंग पोज। एक ढाल के रूप में कुर्सी को पीछे करके बैठना, ये स्थिति और डेस्क के शीर्ष पर पैर जो हमने अभी वर्णित किया है उसके बिल्कुल समानांतर है। काफी हद तक वे श्रेष्ठ अधीनस्थ स्थितियों के दौरान घटित होते हैं। हम फिर से सावधान करते हैं कि आपके विरोधी के प्रतीत होने वाले अनौपचारिक और सहयोगात्मक रुख के बावजूद सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा दिखता है। वो प्रभुत्व या आक्रामकता दिखाने का प्रयास कर रहा है। पैरों को क्रॉस करना। यदि आप किसी यूरोपीय देश में किसी फुटपाथ कैफे में घूम रहे हों तो आप संभवतः एक पुरुष अमेरिकी पर्यटक को उसके पैरों को पार करने के तरीके से पहचान सकते हैं। यूरोपीय नर टांग को टांग के ऊपर चढ़ाता है। अमेरिकी पुरुष बर्ड विस्टेल द्वारा वर्णित आकृति 4 का उपयोग करता है। एक पैर क्षैतिज रूप से पार किया जाता है और टखना दूसरे घुटने पर टिका होता है। जाहिर तौर पर यह बैठने का एक अमेरिकी तरीका है और यहां तक कि कई अमेरिकी महिलाएं भी जब स्लैक्स पहनती हैं तो इसे अपनाती हैं। हाल ही में सेमिनार में भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि उनकी पत्नी जो यूरोप में पैदा हुई और पढ़ी लिखी थी, फिगर 4 पद पर बैठने के लिए लगातार उन्हें तुच्छ समझती थी। वो अक्सर पूछती थी, आप सज्जन की तरह क्यों नहीं बैठते? इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं हूं। जब तक वो सेमिनार में शामिल नहीं हुए तब तक उनकी शिकायत का महत्व स्पष्ट नहीं हुआ था। उसका मतलब था, आप एक यूरोपीय सज्जन की तरह क्यों नहीं बैठते? हमने मैनचेस्टर, इंग्लैंड में एक ब्रिटिश फर्म के लिए एक सेमिनार आयोजित किया। 83 अधिकारियों में से केवल 2 ही इसमें बैठे। सेमिनार में भाग लेने वाले एक अन्य व्यक्ति
जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन इंटेलिजेंस के साथ काम किया था, ने उन अमेरिकी एजेंट्स की संख्या पर टिप्पणी की जो यूरोपीय शैली में खाने में सावधानी पूर्वक ट्रेनिंग के बावजूद दाहिने हाथ में कांटा लेकर खाने के परिणाम स्वरूप पकड़े गए थे। हमने नोट किया कि यदि जर्मन इंटेलिजेंस ने अंक 4 की स्थिति की तलाश की होती तो 2 गुने लोग पकड़े जा सकते थे। हमारे 2000 से अधिक रिकॉर्ड किए गए टकरावों में जहां एक या दोनों विरोधियों ने इस तरह से अपने पैर क्रॉस किए, लगभग हर उदाहरण में ये संकेत मिला कि टकराव अत्यधिक प्रतिस्पर्धा चरण में पहुंच गया था। लंदन में हमारा एक मित्र, एक अच्छा शतरंज खिलाड़ी जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की थी, ने अक्सर टिप्पणी की है कि जब मैच संदेह में होता है तो वो हमेशा चौथे स्थान पर रहता है। वो इस बात से सहमत है कि एक चेस खिलाड़ी के लिए ये एक मूर्खतापूर्ण स्थिति है, क्योंकि जब भी उसकी बारी आती है तो उसे अपने पैरों को खोलना होगा और आगे बढ़ना होगा। हालांकि वो कहते हैं कि जब मैच में कोई संदेह नहीं रह जाता है और वो जीतने में सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो दोनों पैर फर्श पर रख देते हैं। हमने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा है कि अक्सर बातचीत के चरण के दौरान जब मुद्दों को प्रस्तुत किया जा रहा है और चर्चा की जा रही है या जब गर्मा गर्म बहस हो रही है तो एक या दोनों वार्ताकारों ने अपने पैर क्रॉस कर लिए हैं, या तो लेग ओवर लेग में या अमेरिकी आकृति 4 शैली में। हमने देखा कि जब दोनों वार्ताकारों ने अपने पैर खोल दिए और एक दूसरे की ओर बढ़ गए तो समझौते पर पहुंचने वाली बातचीत की संख्या में काफी वृद्धि हुई। इस तरह के टकरावों की हमारी रिकॉर्डिंग में हम एक भी ऐसी स्थिति को याद नहीं कर सकते जिसके परिणाम स्वरूप कोई समझौता हुआ हो, जहां वार्ताकारों में से एक ने भी अपनी टांग अड़ाई हो। जो लोग अपने पैरों को क्रॉस करके रखते हैं वे आपको सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा देने वाले प्रतीत होते हैं और सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे के सत्यापन में हमने कई सेल्समैन के साथ क्रॉस लेग झुकाव दूर की स्थिति पर चर्चा की। किसी को भी उस स्थिति में संभावना के साथ बिक्री बंद करने में सक्षम होने का याद नहीं आ सकता है। यदि क्रॉस किए हुए पैर क्रॉस की हुई भुजाओं के साथ जुड़े हैं तो वास्तव में आपके पास एक प्रतिद्वंदी है। जब एक महिला अपने पैरों को क्रॉस करती है और अपने पैरों को हल्की सी लात मारने की गति में चलाती है तो वो शायद इस स्थिति से ऊब चुकी होती है। विमान के प्रस्थान का इंतजार करना, एक पति जो देर से आता है, या सुस्त बातें सुनना। मूल्यांकन। जब कक्षा में छात्र वास्तव में मौजूद समस्या में डूब जाता है तो वो अपने कंधे के ब्लेड के बल नीचे फिसल सकता है, अपने पैर फैला सकता है, अपने बालों को मोड़ सकता है और कई तरह के अपरंपरागत कार्य कर सकता है। जादू टूट जाए और वो उठ बैठे, अपने कपड़े ठीक कर ले और फिर से सामाजिक रूप से उचित हो जाए। सबसे गलत व्याख्या किए गए कुछ इशारे वे हैं जिन्हें हम मूल्यांकन इशारे कहते हैं, जो चिंता या विचारशीलता से निपटते हैं। चूंकि व्यवसाय और सामाजिक जीवन में हमारी अधिकांश प्रभावशीलता संचार पर निर्भर करती है, फीडबैक जानकारी का ज्ञान और मूल्यांकन उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो ये जानना चाहता है कि उसका संदेश कितनी अच्छी तरह प्राप्त हुआ है। किसी विचार, उत्पाद या सेवा को स्वीकार करने से पहले मूल्यांकन प्रक्रिया पर बहुत कम रिसर्च किया गया है। हालांकि हमने सेल्समैन, शिक्षकों, नर्सों, अधिकारियों, वकीलों और कई अन्य लोगों के व्यवहार पैटर्न से इशारों पर काफी मात्रा में डेटा जमा किया है, जो दर्शाता है कि ऐसे कार्य हैं जो संचार करते हैं कि व्यक्ति मूल्यांकन कर रहे हैं। स्पष्टीकरण के लिए आइए कक्षा की स्थिति पर एक नजर डालें। श्रीमती क्लार्क, जो गणित पढ़ाती है, विषय का एक आवश्यक पहलू समझा रही है। उसने नोटिस किया कि फ्रेड
उसे बिना पल के झपकाए देख रहा है। उसका शरीर तना हुआ है और सीधा है। उसके पैर फर्श पर सपाट हैं। उसे फ्रेड की ओर से कोई हलचल नजर नहीं आती। क्या आपको लगता है कि फ्रेड व्याख्यान सुन रहा है और मूल्यांकन कर रहा है कि श्रीमती क्लार्क क्या कह रही है? अगर आपको लगता है कि उसे दिलचस्पी है तो आप गलत हैं। एक युवा शिक्षक जो इस मुद्रा का आदी नहीं है वो इसके प्रति आकर्षित हो सकता है, लेकिन एक अधिक अनुभवी शिक्षक ऐसा नहीं करेगा। फ्रेड ने अपनी शिक्षिका को नाराज कर दिया है और उसे ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो सभी के कान हैं, छिपाने की तकनीक का उपयोग कर रहा है। फ्रेड की समाधि को नजरअंदाज करते हुए श्रीमती क्लार्क चार्ल्स की ओर मुड़ती है। वो अपनी कुर्सी के किनारे की ओर बैठा है। उसका शरीर आगे की ओर झुका हुआ है और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ है, एक हाथ से टिका हुआ है। श्रीमती क्लार्क ये निर्णय करने में सही होगी कि चार्ल्स रुचि रखते हैं। हाथ से गाल के इशारे। महान मूर्तिकार ऑगस्टे रॉडिन ने द थिंकर बनाते समय इशारों की भाषा में गहरी अंतर्दृष्टि दिखाई। इस बात पर किसे संदेह होगा कि उनकी मूर्ति एक ऐसे व्यक्ति की है जो किसी समस्या को हल करने में पूरी तरह तल्लीन है। जो व्यक्ति गाल पर हाथ रखकर रॉडिन के विचारक के समान मुद्रा बनाते हैं वे किसी प्रकार के ध्यान में शामिल होते हैं। कभी कभी आंखें हल्की हल्की झपकने लगती है। एक युवा जो सीढ़ियों पर बैठा है और नीचे वयस्कों को देख रहा है वो इस स्थिति को अपनाता है, जैसे कि कई युवा और बूढ़े जब एक किनारे पर बैठकर परेड देखते हैं। रुचि और सावधानी की इस स्थिति को मित्र ने पहचाना है, जो अपनी प्रबंधन टीम के लिए ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियां देता है। जब वो कमरे के पीछे खड़ा होता है तो वो अनुमान लगा सकता है कि वो कितनी अच्छी तरह प्रस्तुति दे रहा है। ये उन अधिकारियों की संख्या से है जिनके सिर पर एक या दोनों हाथ हैं और वे आगे की ओर झुके हुए हैं। इसके विपरीत जो अपनी कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठे हैं, हाथ मुड़े हुए या शरीर स्क्रीन से दूर मुड़े हुए। कभी कभी कोई व्यक्ति वो मान लेता है जिसे हम महत्वपूर्ण मूल्यांकन क्लस्टर कहते हैं। वो अपने चेहरे पर हाथ लाता है, अपनी ठुड्डी को हथेली में रखता है और अपनी तर्जनी को अपने गाल पर फैलाता है। शेष उंगलियां मुंह के नीचे स्थित हैं। जब ये हाथ से गाल के इशारे दूसरे व्यक्ति के शरीर से खींचे गए हैक से जुड़े होते हैं तो विचार पैटर्न आलोचनात्मक, निंदक या मनाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के प्रति नकारात्मक होते हैं। हमारे सेमिनार्स का संचालन करते समय हम ये निर्धारित करने के लिए कि समूह के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, सबसे पहले इशारों में से एक हाथ से गाल तक की इस प्रकार की मुद्राएं हैं। यदि मान लीजिए पहले 15 मिनट के दौरान, विशेषकर गैर मौखिक संचार प्रस्तुति के दौरान 50 अधिकारी उपस्थित हैं, तो कम से कम 30 किसी प्रकार की आमने सामने की स्थिति में बैठे होंगे। इस संख्या में से लगभग आधे लोग जो कहा जा रहा है उसमें बहुत दिलचस्पी लेंगे और थोड़ा आगे की ओर झुकेंगे। अन्य आधे लोग प्रतीक्षा करने और देखने का रवैया अपनाएंगे और जो कहा जा रहा है उस पर थोड़ा संदेह करते हुए बैठ जाएंगे। शेष 20 को मोटे तौर पर उन लोगों के बीच विभाजित किया जाएगा जो अपनी बाहों को पार करके बैठे हैं और जो कुर्सी के किनारे पर बैठे हैं, जांघों पर कोहनी और हाथ ढीले लटकाए हुए। हमारा काम मूल्यांकन को रुचि में बदलना है। झुका हुआ सिर। चार्ल्स डार्विन ने अपने अध्ययन के आरंभ में देखा कि जानवर और मनुष्य जब भी कोई ऐसी बात सुनते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है तो वे अपना सिर झुका लेते हैं। बहुत कम उम्र से महिलाएं सहज रूप से इस इशारे के महत्व को समझती हैं। ये ध्यान से सुनने का आभास देता है। जिस पुरुष को वे प्रभावित करना चाहते हैं उसके साथ बातचीत करते समय वे सचेत रूप से इसका उपयोग करते हैं।
हमारे सेमिनार्स में यदि अधिकांश प्रतिभागियों का सिर झुका हुआ नहीं होता है तो हमें लगता है कि समूह को हमारी सामग्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बार जब वक्ता को इस भाव के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने दर्शकों के साथ अधिक सकारात्मक तरीके से जुड़ सकता है और ये अनुमान लगा सकता है कि उसकी जानकारी कितनी अच्छी तरह से पहुंच रही है। ये विशेष रूप से तब सहायक हो सकता है जब वक्ता बहुत कम समय में बहुत सारी सामग्री को कवर करना चाहता हो। जब एक विद्युत सर्किट अतिभारित होता है तो एक ब्रेकर खुल जाता है ताकि सर्किट अपनी क्षमता से अधिक ऊर्जा ना ले। सूचना अधिभार के प्रति व्यक्ति कभी कभी समान तरीके से व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त डेटा के प्रति अपनी उदासीनता दर्शाते हैं। क्लस्टर बदल जाते हैं। सिर झुकाने के बजाय सीधा हो जाता है, पीठ सीधी हो जाती है, फिर झुक जाती है। छत पर, घड़ियों पर, दूसरों पर नजरें होती हैं और अंततः कुछ लोग अपने शरीर को इस तरह रखना शुरू कर देंगे कि वे बाहर निकलने की ओर इशारा कर रहे हों। यदि समूह इस स्तर पर पहुंच गया है तो वक्ता को यह समझना चाहिए कि वे अशाब्दिक रूप से बस का संकेत दे रहे हैं। ठुड्डी को सहलाना। ये ठीक है, मुझे विचार करने दो इशारा जो दुनिया भर में प्रतीत होता है तब किया जाता है जब लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। संभवतः हर पश्चिमी फिल्म में एक दृश्य होता है जिसमें एक घबराए हुए सीमांत डॉक्टर ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नहीं पता मार्शल, क्या उन्हें संभालने का ये सबसे अच्छा तरीका है डॉल्टन। म्यूजिकल फिडलर ऑन द रूफ में जब भी टेवी किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में सोच रहा होता है तो वो हमेशा अपनी दाढ़ी को सहलाता है। डार्विन ध्यान मुद्राओं का उल्लेख करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि दुनिया भर में विभिन्न लोग कभी कभी अपनी दाढ़ी खींचते हैं। हाथ, आमतौर पर अंगूठा और तर्जनी, चेहरे के कुछ हिस्से आमतौर पर ऊपरी होंठ के संपर्क में होते हैं। हेनरी सीडेंस के अलंकारिक इशारे में कहा गया है, ये इशारा बुद्धिमान व्यक्ति को निर्णय लेने का प्रतीक है। मंच पर, विशेष रूप से शेक्सपियर के थिएटर में, एक अभिनेता को सावधानी पूर्वक अध्ययन या विश्लेषण का संचार करने वाले शब्दों के साथ इस क्रिया को करते हुए देखा जा सकता है। चेस का मैच देखते समय कोई भी खिलाड़ी में अगली चाल चलने के लिए आवश्यक इस भाव को बार बार देख सकता है। निर्णय लेने के बाद हाथ फेरना बंद हो जाता है और केवल इसलिए नहीं कि उसे अपने हाथ का उपयोग करना पड़ता है। कई व्यवसायी इस इशारे का उपयोग करते हैं, हालांकि कुछ लोग केवल बहुत सी हल्की सी हरकत करके इसे छिपाने का प्रयास करते हैं। इस हावभाव के अनुरूप चेहरे की अभिव्यक्ति आंखों का हल्का सा तिरछापन है, जैसे कि दूर से समस्या का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हो। चश्मे के साथ इशारे एक मूल्यांकन करने वाला इशारा जो दूसरों में नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया का कारण बनता है। वो नाक के निचले हिस्से पर चश्मा गिराना और उनके ऊपर से झांकना है। घूरकर देखने वाले को लगता है कि उसकी बारीकी से जांच की जा रही है और उसे नीची दृष्टि से देखा जा रहा है। कई अधिकारी जो पढ़ने के लिए दादी चश्मा पहनते हैं, विशेष रूप से अधीनस्थों से अनजाने में यह प्रतिक्रिया प्राप्त करने की संभावना होती है। हमारा आग्रह है कि यदि ये आपके लक्षणों में से एक है तो नकारात्मक पहलुओं से अवगत रहें। इससे भी बेहतर कुछ समय तक ऐसा न करने का प्रयास करें और देखें कि क्या आपको अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। अगला वो है जिसे हम विलंब कहते हैं या विचार के लिए रुकने का इशारा कहते हैं। एक बहुत ही सामान्य किस्म है बहुत धीरे धीरे और जानबूझकर चश्मे को उतारना और लेंस को सावधानी पूर्वक साफ करना, भले ही चश्मे को इसकी आवश्यकता ना हो। कुछ लोग इस अनुष्ठान को 1 घंटे में 4 या 5 बार भी कर सकते हैं। हमने कई बार बातचीत के टकराव में भाव भंगिमा की वीडियो रिकॉर्डिंग की है। अधिकांश मामलों में व्यक्ति
या तो अधिक विरोध जताने, स्पष्टीकरण मांगने या प्रश्न पूछने से पहले अपनी स्थिति पर विचार करने में देरी करना चाहता था या समय के लिए रुकना चाहता था। समय प्राप्त करने के लिए एक समान इशारा वो है जिसमें चश्मा हटा दिया जाता है और फ्रेम का ईयरपीस मुंह में डाल दिया जाता है। क्योंकि लोग अपने मुंह में वस्तुएं लेकर बहुत अच्छी तरह से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए जब वे पहले इसके बारे में सोचना चाहते हैं तो वे सुनने का बेहतर काम कर सकते हैं या कुछ भी कहने से बच सकते हैं। किसी चीज को मुंह में डालने से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति पोषण चाह रहा है, संभवतः अधिक जानकारी के रूप में। इशारों के परिवार का एक और सदस्य जिसमें चश्मे का उपयोग किया जाता है, उसे जल्दी से या बहुत जोर देकर उतारकर मेज पर फेंक देता है। एक वार्ताकार जिसे हम जानते हैं वो हमेशा अपने भावनात्मक प्रकोपों का संकेत इसी तरह से देता है। जितने लोग जानबूझकर इस भाव का उपयोग "अब आप बहुत दूर जा रहे हैं" या "बस 1 मिनट रुकें" की अभिव्यक्ति के रूप में करते हैं, ये शायद कभी पता नहीं चलेगा। हालांकि अधिकांश लोग, चाहे वे उनके हाव भाव से अवगत हों या नहीं, जो कहा जा रहा है उसके प्रति प्रतिरोध का संचार कर रहे हैं। इसलिए यदि आप किसी अन्य व्यक्ति में इस भाव का सामना करते हैं तो अपना दृष्टिकोण बदलें। भावनात्मक तनाव दूर करने के लिए कुछ करें। उस व्यक्ति को उसका चश्मा वापस पहनाएं ताकि आप दोनों अलग अलग विकल्प देख सकें। पाइप धूम्रपान करने वाले अनिवार्य रूप से सिगरेट धूम्रपान करने वालों की तुलना में धूम्रपान के अनुष्ठान में अधिक शामिल होते हैं। आखिरकार पाइप धूम्रपान करने वाले के पास करने के लिए और भी कई कार्य होते हैं। उसे पाइप भरना होता है, उसे साफ करना होता है, उस पर टैप करना होता है, उसे जलाना होता है और उसे जलाए रखना होता है। इस प्रक्रिया में वो इसे स्क्रैचर, पॉइंटर, ड्रमस्टिक इत्यादि के रूप में उपयोग कर सकता है, जो एक गुप्त सिग्नल उपकरण के रूप में पाइप के उपयोग की अनुमति देता है। हमारा एक सहयोगी है जिसे हम पाइप धूम्रपान करने वालों की टोस्कानिनी कहते हैं। वो अपने पाइप के साथ बातचीत के संकेत संचालित करता है, जैसे उस्ताद ने NBC सिम्फनी का संचालन किया था। हमारे सहयोगी जो पाइप धूम्रपान करने के शौकीन हैं ने पाइप सिग्नलों की एक जटिल श्रृंखला तैयार की है। वे अपनी टीम को ऐसे निर्देश देते हैं: चुप रहो, अधिक ध्यान से सुनो, प्रस्ताव से बदबू आ रही है, और चलो चलते हैं। टीम वार्ता में ऐसे संकेतों का होना बहुत मददगार होता है, जिनके द्वारा आप पाइप के साथ या उसके बिना गैर मौखिक रूप से संवाद कर सकते हैं। कोई अक्सर ये देख सकता है कि पाइप धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जब सोचने या पुनर्विचार करने के लिए समय की तलाश में लड़ रहा होता है या पैंतरेबाजी कर रहा होता है, तो वो जानबूझकर किन हरकतों से गुजरता है। हमने देखा है कि पाइप धूम्रपान करने वालों की एक बड़ी संख्या इंजीनियर या वैज्ञानिक है या अन्य तकनीकी क्षेत्रों में है जहां अमूर्त सोच बेहद महत्वपूर्ण है। वे सिगरेट पीने वाले अधिक तथ्यात्मक उन्मुख विचारों की तुलना में निर्णय लेने में काफी अधिक समय लेते हैं। व्यावसायिक टकरावों की हमारी वीडियो टेप रिकॉर्डिंग में सिगरेट पीने वाले और पाइप धूम्रपान करने वाले दोनों के लिए एक अलग व्यक्तित्व प्रकार उभरता है। पाइप धूम्रपान करने वाला जब तक संभव हो अपनी स्थिति बताए बिना बिल्ली और चूहे या लुकाछिपी का खेल खेलता रहता है। दूसरी ओर सिगरेट पीने वाले का रवैया आमतौर पर यह होता है: चलो इसे खत्म करें और अन्य चीजों पर जाएं। पाइप धूम्रपान करने वाले ये आभास देते हैं कि वे सिगरेट धूम्रपान करने वालों की तुलना में अधिक धैर्यवान और रूढ़िवादी हैं, जो आमतौर पर कार्रवाई के लिए तैयार धावक की तरह दिखते हैं। गति। ऐसा लगता है कि अमेरिकी
अपने पैरों पर खड़े होकर सोचने में अधिक सहज महसूस करते हैं। किसी कठिन समस्या को हल करने या कठिन निर्णय लेने का प्रयास करते समय वे अक्सर इस व्यवहार का सहारा लेते हैं, जैसा कि संकेत चलते हैं। ये बहुत सकारात्मक है। लेकिन तेज गेंदबाज से बातचीत नहीं करनी चाहिए। इससे उसकी सोचने की प्रवृत्ति खराब हो सकती है और वो जो निर्णय लेने का प्रयास कर रहा है उसमें हस्तक्षेप हो सकता है। अधिकांश बिक्री उन्मुख लोग समझते हैं कि जब कोई भावी ग्राहक आगे बढ़ रहा हो और खरीदारी करने का निर्णय ले रहा हो तो उसे अकेले छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। यदि वो कोई आपत्ति या प्रश्न उठाना चाहता है तो वे उसे मौन तोड़ने की अनुमति देते हैं। कई सफल वार्ताएं एक व्यक्ति द्वारा अपनी जीभ काटने और एक शब्द भी ना बोलने के परिणाम स्वरूप हुई हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुजरता है। नाक के पुल को पिंच करना। यह इशारा आमतौर पर बंद आंखों के साथ किए जाने वाले निर्णय के बारे में गहन विचार और चिंता का संचार करता है। आत्मसंघर्ष में डूबा व्यक्ति ये जानने के लिए अपना सिर नीचे कर सकता है और अपनी नाक पर चुटकी काट सकता है कि क्या वो वास्तव में ऐसी दुविधा में है या ये केवल एक बुरा सपना है। एक व्यवसायी जिसे हम जानते हैं इस इशारे से स्पष्ट रूप से अपनी दुविधा का संकेत देता है। जब वो ऐसा करता है तो हम बस चुप रहते हैं और जिस बात पर चर्चा हो रही है उस पर अपनी आपत्ति जताने का इंतजार करते हैं। हम उसे इस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके बजाय हम उसकी भावनाओं को पहचानते हैं और उसके संदेह व्यक्त करने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे एक सेमिनार में भाग लेने वाले एक वकील ने टिप्पणी की कि वो जिस न्यायाधीश को जानता था वो आमतौर पर इस इशारे से किसी मामले के बारे में अपनी भावनाओं का संकेत देता था। यदि न्यायाधीश मानता था कि प्रतिवादी दोषी है तो वो शायद ही कभी अपना चश्मा उतारता था। हालांकि यदि उन्हें विश्वास था कि अभियुक्त निर्दोष है तो उन्होंने ये प्रदर्शन खुले तौर पर किया और कभी कभी कई मिनटों तक अपनी आंखें बंद रखी और अभियुक्त के अपराध के बारे में अपनी धारणाओं और भावनाओं से लड़ते रहे। इन मूल्यांकन समूहों से अगले दृष्टिकोण संदेह और गोपनीयता की ओर बढ़ना आसान है। संदेह और गोपनीयता। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिनके हृदय गुप्त और चेहरे पारदर्शी होते हैं। संदेह या गोपनीयता का संकेत देने वाले इशारों को कभी कभी बाएं हाथ के इशारों के रूप में जाना जाता है। ये अवांछनीय के अमेरिकी कठबोली अर्थ को दर्शाता है, जैसे बाएं हाथ जहाज, तारीफ या हनीमून। दिलचस्प बात यह है कि सांकेतिक भाषा में ऊपर की ओर बढ़ा हुआ दाहिना अंगूठा अच्छा होता है, लेकिन बाईं छोटी उंगली का मतलब बुरा होता है। संचार का ये अतिरिक्त तरीका दाएं यानी कि अच्छे और बाएं यानी कि बुरे अर्थ को पहचानता है। हाल की एक बैठक में हमारा एक सहकर्मी अपनी स्थिति बताने में बेहद संकोच कर रहा था, जो हमसे अलग थी। हर बार जब हम उस संवेदनशील क्षेत्र के पास पहुंचते थे तो बोलने से पहले या बोलने के दौरान उसका बायां हाथ उसके मुंह को ढकने के लिए ऊपर आ जाता था। हम उसे पहले से भी अधिक असहज नहीं बनाना चाहते थे। हमने ऐसे प्रश्न पूछे जिससे वो जाने दे और हमें बताए कि उसकी भावनाएं क्या थी। अंत में जब पूछा गया कि क्या आप वास्तव में इसके बारे में ऐसा महसूस करते हैं, प्रश्न के प्रकार का उन्होंने ये कहकर उत्तर दिया कि उनका दिल इसमें नहीं था और ऐसे अन्य वाक्यांशों का उपयोग किया। उनके हाव भाव हमारे उद्देश्यों के प्रति उनके प्रबल विरोध पर आधारित थे। उसने अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने और हमारे विचारों के साथ चलने का प्रयास किया था। यदि हम इस बात से अवगत नहीं होते कि वो वास्तव में क्या संचार कर रहे थे तो एक समाधान तक पहुंच गया होता, जो लंबे समय में हम सभी के लिए बहुत प्रतिकूल साबित हो सकता था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी बातें कहते हैं
जिन पर उन्हें विश्वास है कि आप उनसे कहलवाना चाहते हैं। बाद में वे खुद से बेहद निराश महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सच्ची भावनाओं को उजागर नहीं किया है और परिणाम स्वरूप अक्सर उन्हें हासिल करने की कोशिश करने के बजाय लक्ष्यों के खिलाफ काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखता है तो बहुत संभव है कि वो कुछ छिपा रहा हो। हालांकि हाव भाव समूहों में असंगति संभवतः किसी व्यक्ति के गुप्त होने का सबसे अच्छा संकेत है। एक मुस्कुराता हुआ जुझारू रक्षात्मक व्यक्ति असंगत है और सतही मुस्कान के साथ प्रहार को नरम करने का प्रयास कर सकता है। शेक्सपियर हैमलेट में कहते हैं, कोई मुस्कुरा सकता है और खलनायक बन सकता है। इसी तरह यहाँ तक कि जिनके पास अशाब्दिक प्रशिक्षण या इसका सचेत अनुभव नहीं है, उन्हें भी तब समझ में आता है जब कोई लुका छिपी का खेल खेल रहा होता है। जिस चीज को करने में सबसे अधिक कठिनाई होती है वो उन इशारों को अलग करना है जिन्होंने इस जागरूकता का संचार किया है और फिर ये समझना है कि रचनात्मक रूप से स्थिति का सामना कैसे किया जाए। संदेह, अनिश्चितता, अस्वीकृति और संदेह का संचार करने वाले सभी इशारों में अनिवार्य रूप से एक सामान्य संदेश होता है। नकारात्मक जोर अलग अलग होता है, जैसे कि साथ आने वाली भावनाओं में होता है, लेकिन संकेत आमतौर पर तेज और स्पष्ट होता है। मैं नहीं खरीद रहा हूं। हम दूसरों से जो कहते हैं उसका एक निश्चित हिस्सा संदेह, अनिश्चितता, अस्वीकृति और संदेह के साथ प्राप्त होता है। जब हम जो कह रहे हैं उसके बारे में वे इस तरह महसूस करते हैं तो वे अशाब्दिक रूप से अपने दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। अस्वीकृति क्लस्टर के सबसे स्पष्ट संकेत हाथ मोड़ना, शरीर को दूर ले जाना, पैरों को पार करना और सिर को आगे की ओर झुकाना है, जिसमें व्यक्ति या तो अपने चश्मे के ऊपर से देखता है या तिरछी नजर से देखता है, जैसे कि जो कहा गया है उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश कर रहा है। अधिक सूक्ष्म इशारे जो कभी कभी हमारी जागरूकता से बच जाते हैं और उनमें शरीर को केवल थोड़ा दूर मोड़ना शामिल है ताकि एक छायाचित्र प्रस्तुत किया जा सके और नाक को छूने या रगड़ने का इशारा किया जा सके। ये संभवतः अधिकांश नकारात्मक भावनाओं का कारण है। बगल में नजर, जब लोग आपको तिरछी नजर से देखते हैं तो क्या आप इसे संदेह और संशय के रूप में दर्ज करते हैं? एक आम मुहावरा है, उसने मेरी उपेक्षा की। ये उस भाव की पुष्टि करता है जिसे हम अविश्वासपूर्ण रवैये से जोड़ते हैं। क्या आप विशेष रूप से ऐसे उदाहरणों को याद कर सकते हैं जब किसी ने आपसे कुछ ऐसा कहा हो जो आपको पसंद नहीं आया, आप सहमत नहीं थे या सामान्य तौर पर आपको बहुत संदेह था? क्या आपने ऐसा कुछ कहते समय बगल की स्थिति ले ली थी? इससे आपका क्या मतलब है? ये एक मुक्केबाज या फेंसर के समान है जो अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा है। एक बूढ़ी औरत की मदद करने का प्रयास करें जो अकेले सड़क पार करना पसंद करती है और आपको पता चल जाएगा कि इस अभिव्यक्ति का वास्तव में क्या मतलब है। शरीर का आपसे 45 डिग्री का मोड़, ये नहीं धन्यवाद के बिना भी अस्वीकृति का संकेत है। पैर और यह पूरा शरीर बाहर निकालने की ओर इशारा कर रहा है। कई स्थितियों में आप देखेंगे कि अचानक कोई व्यक्ति अपने शरीर को इस प्रकार झुकाकर बैठ गया है कि उसके पैर दरवाजे की ओर हैं। ये इशारा एक स्पष्ट संकेत है कि व्यक्ति बैठक, बातचीत या जो कुछ भी चल रहा है उसे समाप्त करना चाहता है। उसका शरीर बदलना आपको बता रहा है कि वो जाने के लिए उत्सुक है, लेकिन इस भाव के प्रति जागरूक होना एक बात है और इसके बारे में कुछ करना दूसरी बात है। या तो उस व्यक्ति को अपनी ओर मुड़ने और आगे की ओर झुकाने के लिए कुछ अलग करें
या उसे जाने दें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते रहना जो आपको बता रहा है कि वो जाने के लिए उत्सुक है, लंबे समय में आपके लिए कोई फायदा नहीं है। ये वास्तव में एक चौकस अधीनस्थ है जो अपने बॉस के इशारों को समझने में सक्षम है जब इसका मतलब है कि बैठक समाप्त हो गई है। यदि कर्मचारी को इस संकेत के बारे में पता है और वो अपने बॉस को जाने देता है तो उसने अपने नियोक्ता की सहायता की होगी जिसकी सराहना की जाएगी। हालांकि यदि वो अपने वरिष्ठ को देरी करता है तो बॉस इससे नाराज हो जाएगा और उसके बाद कर्मचारी की हर बात पर ध्यान नहीं देगा। सामाजिक रूप से आपसे मिलने आने वाले लोग भी ऐसे ही संकेत देते हैं। कभी कभी अपनी यात्रा के आखिरी आधे घंटे के दौरान वे अपने शरीर को ऐसी स्थिति में रखना शुरू कर देते हैं जैसे कि वे चले जा रहे हों। एक स्मार्ट मेजबान या परिचायिका इस संकेत को नोटिस करती है और ईमानदारी से कह सकती है देर हो रही है। जब हम साथ होते हैं तो समय निश्चित रूप से जल्दी ही बीत जाता है। यहां तक कि अगर आपको मौखिक असहमति मिलती है तो आप देख सकते हैं कि आपके बोलने के बाद वे अपने शरीर को कुर्सी के किनारे की ओर ले जाते हैं, एक और समर्थन के रूप में कि वे वास्तव में छोड़ना चाहते हैं। आमतौर पर तर्जनी से नाक को छूना या हल्का सा रगड़ना। एक बार एक युवक लुइसविले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बर्ड विस्टेल के साथ किताबों पर चर्चा कर रहा था। जब एक आधुनिक क्लासिक के बारे में उसकी राय पूछी गई तो युवक ने अपनी नाक रगड़ी और कहा कि उसे किताब का बहुत आनंद आया। सच्चाई तो यह है, प्रोफेसर ने कहा, आपको किताब पसंद नहीं आई। टिप्पणी से फंसकर और फिर भी निश्चित नहीं होने पर कि उसने खुद को कैसे त्याग दिया, उसने स्वीकार किया कि उसने वास्तव में केवल कुछ पेज ही पढ़े थे और उन्हें वे सभी अच्छे नहीं लगे। उसने गलत आदमी के सामने नाक रगड़ी थी। बर्ड विस्टेल और अन्य लोगों ने फैसला किया है कि अमेरिकियों के बीच नाक रगड़ना उतना ही अस्वीकृति का संकेत है जितना कि नहीं। हमारा निष्कर्ष यह है कि नाक को छूना या रगड़ना एक संदेह का संकेत है और कई मामलों में यह संदेह उसी चीज को व्यक्त कर रहा है जिसे बर्ड विस्टेल ने खोजा था। नहीं, किसी किशोर से ऐसा प्रश्न पूछें जिसका उत्तर देने में उसे कठिनाई हो और देखें कि उसकी तर्जनी कितनी तेजी से छूने या रगड़ने की क्रिया से गुजरती है। अधिकांश लोगों को इस युवा के हाव भाव के संदेह की अभिव्यक्ति के रूप में पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हालांकि जब वही संकेत 40 वर्षीय सहयोगी या पड़ोसी द्वारा दिया जाता है तो हम अक्सर इसे बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। एक टीवी इंटरव्यू शो में एक प्रसिद्ध समाचार टिप्पणीकार से पूछा गया, इतिहासकार आज के युवाओं और उनके आदर्शों के बारे में क्या सोचेंगे। टिप्पणीकार, जिसे संभवतः बोलते समय अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखने के लिए ट्रेन किया गया था, फिर भी अपनी तर्जनी को अपनी नाक के किनारे लाया। फिर कहा, मेरा मानना है कि इतिहासकार आज के युवाओं को इस देश के सबसे महान देशभक्त के रूप में देखेंगे। यदि नाक को छूने या रगड़ने का इशारा संदेह या निषेध का संचार करता है तो टिप्पणीकार के संदेह को कैसे देखा जा सकता है? 1. प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं। 2. क्या वो सचमुच उस पर विश्वास करता है जो वो कहने वाला था। 3. इस बात पर संदेह है कि अपने विश्वास को सर्वोत्तम तरीके से कैसे कम्युनिकेट किया जाए। 4. वो जो कहने वाला था उसे देखने वाले दर्शकों को कैसे प्राप्त होगा, इस पर संदेह। उनके द्वारा दिए गए अन्य इशारों को पढ़ने के साथ साथ उनकी समग्र मुद्रा की अनुरूपता को पढ़ने पर हम मानते हैं कि उनका संदेह 4 था कि उनके श्रोता उस पर क्या रिएक्शन देंगे जो वो कहने वाले थे। क्यों उनके पिछले हाव भाव समूह तेजी से आगे बढ़ रहे थे, एक खुली स्थिति में बैठे थे, आगे की ओर झुक रहे थे और अन्य समूह बहुत खुलापन और आत्मविश्वास दिखा रहे थे। केवल इस विशेष प्रश्न के कारण ही उन्हें
अपनी नाक पर हाथ लगाना पड़ा और अपनी सीट पर पीछे हटना पड़ा। उन्होंने किसी अन्य प्रश्न का उत्तर देने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में कोई पूर्व संदेह नहीं दिखाया। ये इशारा असामान्य नहीं है। इसका उपयोग कई मुखर वक्ताओं द्वारा उस समय किया जाता है जब वे निश्चित नहीं होते कि किसी विषय पर कैसे विचार किया जाए या इस पर दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। सेमिनार में भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि जिस वार्ता में उन्होंने भाग लिया था उसमें उन्होंने अपने सभी प्रस्ताव और प्रति प्रस्ताव अपने विरोधी की नाक में दम कर दिए। उन्होंने बताया कि मुख्य इशारा जो उन्होंने देखा वो उनके विरोधी का उनकी नाक को छूना था। इस कार्यवाही से संकेत मिलता है कि वे बस्ती से कितनी दूर या निकट हैं। उन्होंने पाया कि शुरुआत में जब दोनों पद के लिए कंपटीशन कर रहे थे तो उनका विरोधी अक्सर बोलते या सुनते समय उनकी नाक को छूता था। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी उसने नाक को छूने में कमी देखी और आखिरकार जब उसने जवाबी पेशकश की तो उसका विरोधी उसकी नाक को छूने के बजाय कुर्सी के किनारे की ओर बढ़ा। इसके बाद एक समझौता हुआ। जो कुछ हुआ था उसके पोस्टमार्टम में उन्होंने प्रस्तावों या प्रति प्रस्तावों के संबंध में इस संकेत के महत्व को नोट किया। उन्होंने पाया कि लगभग हर मामले में जब उनके विरोधी ने उनकी नाक को छुआ था तो इशारा प्रस्ताव या प्रति प्रस्ताव से पहले या बाद में हुआ था। उन लोगों के लिए चेतावनी का एक शब्द जो किसी भी इशारे को पूर्ण रूप से ले सकते हैं। कभी कभी लोग खुजली के कारण अपनी नाक रगड़ते हैं। हालांकि खुजली के कारण किसी की नाक को रगड़ने के तरीके और इसे संदेह के संकेत के रूप में रगड़ने के तरीके के बीच एक स्पष्ट अंतर है। अपनी नाक रगड़ने या खुजलाने वाले व्यक्ति आमतौर पर इसे जोर जोर से करते हैं, जबकि अन्य भाव करने वाले इसे बहुत हल्के ढंग से करते हैं। उत्तरार्ध सूक्ष्म है और अक्सर एक हाव भाव समूह के साथ होता है, जैसे कुर्सी पर छटपटाहट, शरीर को एक सिलहूट स्थिति में मोड़ना या शारीरिक रूप से पीछे हटना। इस भाव के अन्य रूप हैं किसी उत्तर को तोलते समय तर्जनी उंगली से कान के पीछे या बगल में रगड़ना, जिसे आमतौर पर ठीक है मुझे नहीं पता के साथ जोड़ा जाता है, और आंख को रगड़ना, एक और लगातार संकेत संदेह का। अध्याय 4 तत्परता, आश्वासन, सहयोग और निराशा।